आज का न्यू लेसन है, ठीक है। मैं रियल नंबर मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, और उसका भी टॉपिक सब बना चुका हूँ। अगर उसमें कुछ कमी होगा तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसे कंप्लीट कर दूँगा। और अगर कुछ मिस्टेक भी हो जाए तो प्लीज़, ठीक है, उसमें आप कमेंट कीजिए कि यहाँ पे कुछ गलती है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं उसे कंप्लीट भी कर दूँगा, ठीक है। और फिर मैं उसे और अच्छी तरह से देखकर और अच्छी तरह से अध्ययन करके मैं उसे भी आपको बता दूंगा और आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। बट आज का लेसन न्यू लेसन है, ठीक है। इसे इंग्लिश में पॉनिमल बोला जाता है और हिंदी में बहुपद, ठीक है। तो आज का न्यू लेसन है बहुपद। तो चलिए बहुपद से देख लेते हैं। इसका पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, मैं उसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पहला इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रैखिक बहुपद मतलब रैखिक बहुपद वो होता है, जैसे ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन है जो रैखिक बहुपद है, ठीक है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि बहुपद कौन सा है, रैखिक बहुपद कौन सा है, द्विघात बहुपद कौन सा है, त्रिघात बहुपद कौन सा है। ये तीनों बहुपद आपको जब पता होगा तभी आप आगे निकाल पाइएगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि रैखिक बहुपद कौन सा है। ये पहले दिखना है कि रैखिक बहुपद कौन सा है। देखिए रैखिक बहुपद में ये होता है कि अगर, ठीक है, अगर संख्या है, जैसे कि कोई काउंटिंग या कोई पूर्णांक है, ठीक है, अगर वो बटा में हो, भिन्न में हो, तो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें मतलब हमें उसी चीज़ से है जैसे कि वेरिएबल टर्म हो, यानी जैसे x है, y है, z है, अगर वो इसमें दिया हुआ है कि वो वेरिएबल टर्म है, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं है, तो उसी से पता किया जाता है कि वो रैखिक समीकरण है या नहीं है। इसे इतना डीपली में नहीं जाते हैं, बस नॉर्मली बस यही समझ लीजिए। रैखिक बहुपद वो होता है जिसका पावर उसमें जो होगा उसका 1 ही होगा, ठीक है। 2, 3, 4 ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर 1 है पावर, या पावर को दिखाया भी नहीं जाएगा, ठीक है, बस यूँ लिखा रहेगा जैसे कि ax + b। अगर पूछ दिया जाए कि द्विघात समीकरण बहुपद पढ़ा रहे हैं ना, बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, ठीक है। तो बहुपद का व्यापक रूप, और वो भी रैखिक बहुपद का व्यापक रूप अगर पूछ दिया जाए तो मतलब कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होगा वही ax + b। ये क्या होगा, ax + b। हम यहाँ पर रफ करके बता दें, ax + b, ये ax + b होगा। अब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जो ax + b है, ठीक है, यहाँ पे ax + b है, यहाँ पे देखिए x पे पावर, इसके पावर, ये x पे कोई भी नहीं है, ना 2 ना 3 कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ नहीं है तो समझ लीजिए उस पर पावर 1 है, ठीक है, उस पर पावर कितना है, 1। तभी तो ये हुआ रैखिक यानी एक बस ये समझ लीजिए कि रैखिक बहुपद में पावर नहीं होगा, ठीक है। तो जब रैखिक बहुपद में पावर नहीं होगा तो इसी को बोला जाएगा रैखिक समीकरण, जो भी बोल दिया जाए, ठीक है। और नेक्स्ट है, तो रैखिक बहुपद तो आपको समझ में आ गया हो, जैसे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हम, जैसे यहाँ पे देखिए 4x + 3 है, ठीक है, कितना है, 4x + 3 है। तो ये जो 4x + 3 है तो ये भी कहलाएगा क्या, रैखिक बहुपद, ठीक है। और इसका नेक्स्ट में है 3x - 7, तो ये भी है जो रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें भी देखिए x के पावर कितना है, 1, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो मतलब छुपा हुआ है, ये समझ लीजिए। तो 1 छुपा हुआ है, तो 3x - 7 हुआ, तो ये भी रैखिक बहुपद है। और भी जैसे देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप मान लीजिए 7/3 x² + 4, ये नहीं, x + 4, कुछ ऐसा हो 7/3 x + 4, तो क्या ये रैखिक बहुपद होगा, तो हाँ रैखिक बहुपद होगा। इसमें देखिए अंक से हमें मतलब नहीं है, जो वेरिएबल टर्म है हमें उससे मतलब है। तो यहाँ पे 7/3 है, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, यानी ये 4 है, ये 7/3 है, तो इससे मतलब नहीं है हमें, बस मतलब किससे है, ये जो वेरिएबल टर्म होगा वो उसमें पावर नहीं होना चाहिए, 2, 3, 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी ये बस सिंगल x है, यानी ये रैखिक बहुपद होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है द्विघात बहुपद। ये तो रैखिक बहुपद हो गया। द्विघात बहुपद, देखिए द्विघात बहुपद सीखना और द्विघात बहुपद को समझना काफ़ी बेहतर होगा और काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेसन जो चालू होगा वो द्विघात समीकरण जो भी है वो उसका चालू होगा। तो पहले द्विघात बहुपद समझ लीजिए, द्विघात होता है क्या, बस ये समझ लीजिए इसका जो पावर होगा द्विघात समीकरण में, उसका पावर द्विघात, द्वि से मतलब समझ में आ रहा है 2, ठीक है, यानी द्विघात में उसका पावर 2 होगा तब वो द्विघात समीकरण निकाल आएगा। यानी कोई भी वैसा इसका अगर व्यापक रूप पूछा जाए, देखिए अगर रैखिक बहुपद का व्यापक रूप पूछा जाए, व्यापक रूप, ठीक है, तो वो ax + b, ठीक है। और अगर भी कोई क्वेश्चन में जाएगा, और अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि द्विघात बहुपद का
यहीं पे तो लिखा हुआ यही ना, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यही होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए एक्स स्क्वायर यानी ए जो कांस्टेंट टर्म है, बी भी है जो कांस्टेंट टर्म है और सी भी है जो कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्या है, यानी कांस्टेंट टर्म वो जैसे कोई अंक हो गया तो वो हो गया कांस्टेंट टर्म, जैसे 3 4 5 8 7, ठीक है। ये कुछ इस तरीक़ा से, जैसे मैं ये कुछ इस तरीके से देखते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये समझ लीजिए ना कि द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप है, ठीक है। ये क्या है, द्विघात बहुपद का क्या होगा, ये व्यापक रूप होगा। यहाँ पे ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए द्विघात बहुपद होगा कैसे, तो जहाँ पे भी अगर जिस समीकरण में पावर उसका अगर 2 है, 2 आए, जिसका पावर 2 आए, ठीक है, तो वो कहलाएगा द्विघात बहुपद। जिसमें यहाँ पे देखिए इसका पावर कितना है, एक्स का पावर कितना है 2, तो ये भी क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। इसका भी देखिए पावर कितना है, वाई इसका -4, यानी इस ये देखिए वाई पे दिया हुआ है, तो वाई पे दे या एक्स पे दे उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें वाई पे तो है ना, तो वाई पे स्क्वायर यानी ये भी क्या होगा, द्विघात बहुपद ही होगा। वाई इसका -4 है तो ये भी होगा क्या, द्विघात बहुपद। चलिए ये भी ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इसका टॉपिक क्या है। मैं रैखिक बहुपद बता चुका हूँ, द्विघात बहुपद बता चुका हूँ। अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में, ठीक है। तो अब आपको पहले ये समझ लीजिए त्रिघात बहुपद का पहले व्यापक रूप, सबका व्यापक रूप समझिए। व्यापक रूप याद रहेगा तो आप काफ़ी आसानी से निकाल लीजिएगा। देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ये होगा, त्रिघात बहुपद का अगर व्यापक रूप पूछा जाए तो ये होगा एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये इसका होता है क्या, व्यापक रूप त्रिघात बहुपद का, ठीक है। ऐसे आपको बस एक ही पूछा जाएगा, ये 2 पूछा जाएगा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, तो द्विघात बहुपद, ठीक है, बहुपद द्विघात बहुपद का व्यापक रूप या समीकरण जो भी पूछ दे इस तरह से, तो वही होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और अगर द्विघात त्रिघात का व्यापक रूप पूछ दे तो ये होगा एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, ये होगा, ठीक है। अब त्रिघात बहुपद में ये समझ लीजिए कि जब भी त्रिघात बहुपद जो समीकरण होगा त्रिघात बहुपद वाला, उसमें पावर 3 होगा, ठीक है। 3 पावर होगा तो वो त्रिघात बहुपद होगा, अगर 3 पावर नहीं होगा तो त्रिघात बहुपद नहीं होगा। तो इसमें देखिए सारे में 3 मैं दे चुका हूँ। और हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि तीनों चारों आ जाए एक ही टाइम पे, एक ही जगह पे, जैसे कुछ ऑप्शन में दे दिया जाए कि इनमें से कौन है जो द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण ऐसे भी देखा जाता है, जैसे ये ऐसे मत कन्फ्यूजन मत हो पाइएगा। जिसमें इसमें देखिए इसका पावर 1 भी है ना, एक्स पे तो पावर 1 है, इसका तो 1 है, और इसमें देखिए एक्स पे पावर 2 है, इसमें देखिए 3 है। तो इसमें 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। तो क्या ये रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद क्या तीनों होगा? तो नहीं, ये तीनों नहीं होगा, ये बस सिंगल होगा। क्यों, कौन सा होगा ये? बस ये सिंगल होगा और वो होगा क्या, त्रिघात बहुपद। तो ऐसे कैसे? तो ये देखिए जो इसमें सबसे पहचानने का बस ये नियम है, जो सबसे बड़ा इसका पावर देखिए, जितना सबसे बड़ा वाला पावर दिखा वही वो होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा वाला पावर इसमें तो एक्स पावर 3 है, तो 3 है यानी 3 है, तो वही होगा क्या, त्रिघात बहुपद। 3 है ना तो त्रिघात बहुपद। अगर सबसे ज़्यादा एक्स वाला रहता तो द्विघात बहुपद, सबसे ज़्यादा 1 वाला रहता तो वही, तो 1 रहता है तो इसको एक बहुपद नहीं बल्कि उसको क्या बोला जाता है, रैखिक बहुपद बोला जाता है, ठीक है। ये त्रिघात रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, मैं तीनों के बारे में बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखिए, ये भी हो गया। अब इसका सब रूल्स है कि बहुपद का शून्यांक कैसे निकालें। तो इसका में कुछ जो मैथ बन रहा है, ठीक है, जैसे कि बहुपद का शून्यांक कैसे ज्ञात करें, बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कैसे करें, मूलों का योगफल क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला मैं लिख चुका हूँ। मूलों का गुणनफल क्या होता है, इसका ये हुआ। और द्विघात बहुपद को ज्ञात करें, जैसे द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए जैसे कि कुछ वैल्यू दिया हुआ रहे और उसमें बोले कि इससे आप ज्ञात कीजिए कि द्विघात, जैसे कोई समीकरण दे दिया रहेगा, ठीक है, और इससे फाइंड द वैल्यू एक्स का निकालना रहेगा, तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। वो मैं आगे देखूंगा, प्रॉब्लम लूँगा वैसा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो भी एक्सप्लेन करना था मैं बता चुका हूँ, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि वो किस तरीक़े से आएगा और कैसे कैसे वो क्वेश्चन उसका रहेगा। तो चलिए देखते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख चुका हूँ, शून्यांक ज्ञात कीजिए। पहले क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। तो पहले शून्यांक ज्ञात कर लेते हैं और फिर क्या करना है ना कि शून्यांक ज्ञात करने के बाद शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध को स्थापित कीजिए, संबंध को निकालिए। शून्यांकों गुणांकों के बीच में संबंध को निकालना है, तो शून्यांक भी ज्ञात करना है और ये शून्यांकों और शून्यांकों गुणांकों के बीच में संबंध भी स्थापित करना है। तो पहले मैं शून्यांक ज्ञात कर लेता हूँ।
देखिए इसमें ये बोला नहीं गया है कि किस तरीक़े से शून्यांक ज्ञात कीजिए, बस ये बोला गया है कि शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो ऐसा कीजिए कि गुणनखंड तोड़ लेते हैं। ठीक है, गुणनखंड तोड़ के मैं एक्स का वैल्यू निकाल लेता हूँ तो शून्यांक ज्ञात हो जाएगा। और शून्यांक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो जो इतना बड़ा क्वेश्चन है इतना बड़ा हमें जीरो मानना होगा। ठीक है, शून्यांक निकालने के लिए इतना बराबर जीरो, तो बनाते हैं। देखिए ये इतना क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसे मानते हैं जीरो, जीरो के बराबर शून्यांक ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए? ये शून्यांक ज्ञात करने के लिए। तो चलिए एक्स स्क्वायर इतना हुआ, इसे तोड़ने लायक है तो देखिए 8 है, गुना करके 8 लाना है, जोड़ या घटाओ के 2 लाना है। तो 4 दूना 8 पे तोड़ दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर जीरो। चलिए एक्स दोनों में से कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 4 हुआ, प्लस में से दोनों में से 2 कॉमन कीजिए तो x माइनस 4 हुआ बराबर जीरो। यहाँ से होगा x प्लस 2, ठीक है, और ये दोनों तो सेम है तो x माइनस 4 बराबर जीरो। दोनों से जीरो के बराबर कर दीजिए तो x बराबर माइनस 2, और इसमें आएगा ये प्लस में आ जाएगा ना 4। तो देखिए x बराबर का वैल्यू इसका कितना आया है? x बराबर इसका वैल्यू एगो माइनस 2 एगो 4। ठीक है, अब क्या करना है, हमें तो शून्यांक तो ज्ञात कर लिए, ये हो गया शून्यांक ज्ञात हो गया, माइनस 2 और 4 आएगा शून्यांक। ठीक है, अब क्या करना है कि गुणांक शून्यांकों गुणांकों के बीच में संबंध। अब पहले ये समझ लीजिए शून्यांक और गुणांक होता है क्या। शून्यांक देखिए क्या हुआ, ये जो निकला ना, शून्य के लगाने के बाद जो निकला तो वो शून्यांक हुआ। अब बात कर रहा है गुणांकों, तो देखिए ये क्वेश्चन को फिर से ध्यान दीजिए, मतलब ध्यान दीजिए बढ़िया से। ठीक है, एक तरीका से ये समझ, इसका व्यापक रूप क्या होता है? इसका व्यापक रूप यही होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको अगर पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ये हुआ। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हुआ? ए हुआ, एक्स का गुणांक बी हुआ, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी सी तो सी ही है, यानी इसी सब का होता है गुणांक। तो यही शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध, यानी शून्यांक का भी बात कर रहा है और गुणांक का भी बात कर रहा है। यानी शून्यांक तो हम निकाल कर लेकर आ चुके हैं, इतना आया। अब गुणांकों के बीच में भी संबंध, शून्यांकों और गुणांकों देखिए जब दोनों बराबर हो जाएगा तब हम ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, ये ज्ञात करना। कभी कभी यही नहीं समझ में आता है किसी किसी बच्चों को कि शून्यांक निकालना है या गुणांक निकालना है तो इसे कैसे किया जाएगा। बस कल शून्यांक निकाल दिया, गुणांक निकालते टाइम बस पता नहीं क्या क्या करता है वो बन जाता है, लेकिन ऐसे नहीं। देखिए मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो आप एक काम कीजिए, पहले से मूलों का यहाँ पे से योगफल निकाल लीजिए। पहले यहाँ पे देख लीजिए a बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, b बराबर कितना है तो माइनस यहाँ पे देख लीजिए माइनस 2 है, और c बराबर कितना माइनस 8 है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे शून्यांकों के बीच में और गुणांकों के बीच में संबंध को स्थापित किया जाता है। तो ये तो इतना आया, a बराबर 1, b बराबर माइनस 2 और c बराबर कितना है माइनस 8। ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखिए क्या कीजिए, इतना होने के बाद अब एक काम कर दीजिए कि अब पहले आप मूलों का योगफल निकाल लीजिए। ठीक है, तो गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है ना, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध। पहले आप मूलों का योगफल निकालिए। तो मूल कौन सा योगफल निकालिएगा, कौन से मूलों का योगफल निकालिएगा? तो जो होता है वो, जैसे में मूलों का योगफल क्या होता है तो माइनस बी बटा ए, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए बी में कितना है माइनस 2, पहले से माइनस बी से माइनस तो प्लस हो गया, ए में तो एक ही है तो ये आ गया 2। अब मूलों का गुणनफल ये होता है c बाई ए, तो c कितना है तो माइनस 8 है, और a कितना है तो 1 ही है। ठीक है, तो ये भी आ गया माइनस 8। अब देख लीजिए आप, मूलों का योगफल आया है 2 और मूलों का गुणनफल आया माइनस 8, ये तो आ गया। अभी भी ज्ञात नहीं हुआ है मूलों का गुणांक, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध अभी भी ज्ञात नहीं हुआ है। अब एक काम कीजिए कि अब आप इसको क्या कीजिए, ये भी तो एक मूल ही है ना, ये भी दोनों क्या है, एक मूल है। ठीक है, जो शून्यांक से प्राप्त हुआ है। तो जब शून्यांक से प्राप्त हुआ है तो इन दोनों को आप एक बार जोड़िए। ठीक है, तो मान के चलिए कि ये कोई अल्फ़ा कोई बीटा होगा, तो अब इन दोनों का अगर जोड़िएगा, यहाँ पे देखिए, ठीक है यहाँ पे दिख जाएगा ना, यहाँ पे देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक, ये दोनों को एक बार जोड़िए, यानी एक तरीके से समझिए कि मूलों का एक तरीके से योगफल इसका भी निकाल रहे हैं। तो जब दोनों को जोड़िएगा तो देखिए माइनस 2 प्लस 4 ये आ जाएगा कितना 2। एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, गुणनफल निकालिए तो आ जाएगा माइनस 2 गुना 4 यानी आ जाएगा कितना 8 माइनस 8। ठीक है, तो अब देखिए इसके से इसके बराबर आया और मूलों का योगफल से मूलों का योगफल बराबर आया ना। यहाँ पे देख लीजिए इसका जो मूल जो ज्ञात हो चुका था उसको से हम क्या किए कि इन दोनों को पहले एक बार जोड़ दिए और एक बार गुना कर दिए। तो जब जोड़ दिए तो आया 2 और गुना किए तो आया माइनस 8, इतना तो आ गया। अब हमें ये भी देखिए कि क्या मूलों का योगफल जब निकालेंगे फॉर्मूला से, मूलों का योगफल यानी माइनस बी बटा ए, मूलों का गुणनफल सी बटा ए, तो जो मूलों का योगफल अगर निकालने के बाद
भी अगर ये दोनों के जोड़ने के बाद भी अगर उतना ही बराबर आ जाएगा ना, और गुणनफल में भी उतना ही बराबर आ जाएगा, तब हमें ज्ञात हो गया, संबंध स्थापित हो गया। अगर बराबर नहीं आएगा तो संबंध स्थापित नहीं हुआ, वो गलत हो गया किसी तरीके से। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मूलों का गुणांकों को शून्यांक ज्ञात करना। ये तो सिंपल था। अब शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध, तो यही हुआ। ये जो ऐसे निकाला गया है ये सब, तो ये सब गुणांकों के बीच में है, ठीक है, क्योंकि शून्यांकों के बीच में तो यहाँ पे निकल चुका था, तो ये है गुणांकों के बीच में, क्योंकि ये सब जो निकाला गया है 1, -2 और -8, ये सब शून्यांकों के बगल से निकाला गया, गुणांकों में से निकाला गया। जैसे x का गुणांक कितना था 2, तो 2 निकाले थे, -2, x का कितना था 1, तो 1 निकाले थे, और ये तो कांस्टेंट था तो उतना का उतना ही होगा, -8 का -8। तो अब समझ में आ गया होगा कि कैसे शून्यांकों गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो बस इसी तरीके से करना है, ठीक है। जब भी कुछ क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो पहले आप शून्यांक ज्ञात कर लीजिए। शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उतना जो क्वेश्चन है उतना बराबर आप 0 रख दीजिए और शून्यांक ज्ञात कर लीजिए। शून्यांक ज्ञात करने के बाद आप उन दोनों शून्यांकों को एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, बस पहले उतना तक स्टॉप कीजिए। अब फिर से एक आप मूलों का योगफल निकालिए, मूलों का गुणनफल निकालिए, जो फॉर्मूला से निकालते हैं जैसे, तो फिर फॉर्मूला से निकाल दिए तो आया इतना, और एक गुणनफल निकाले तो आया इतना। अब देखिए जो मूलों का आपको योगफल आया है, आपका मूलों का योगफल, वो उस मूलों के जो इन दोनों को जोड़ने से बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। योगफल से योगफल बराबर हुआ, और मल्टीप्लाई गुना से गुना वाला बराबर हुआ। जब दोनों बराबर हो गया तो ये संबंध स्थापित हो गया, अगर ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। अब आपको मेरी सबसे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। क्वेश्चन मैं लिख के रख चुका हूँ कि शून्यांकों का योग, जैसे कि मान के चलिए ये दिया हुआ है -3, ठीक है, और शून्यांकों का गुणनफल है 2। तो अब शून्यांकों का योग दिया हुआ है -3, शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है 2, और निकालना है द्विघात बहुपद को निकालें, ठीक है। आपको निकालना क्या है, द्विघात बहुपद को निकालें। तो देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, तो इस पर फॉर्मूला पे पहले पुट कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा काफ़ी आसानी से, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई ताम झाम नहीं है, वो ऐसा इसीलिए कि यहाँ पे पहले ही आपको बोल दिया गया है कि शून्यांकों का योग दिया हुआ है, मूलों का योगफल, जो मूल है ना अल्फा और बीटा, दोनों का जोड़ के हमेशा ये आपका ये दिया हुआ है, गुणनफल करके ये दिया हुआ है, तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगा, ये काफ़ी आसानी से इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो बनाते हैं, इसे बनाते हैं, सोल्व करते हैं। तो x² माइनस मूलों का योगफल कितना दिया हुआ है, तो शून्यांकों का योग कितना है -3, शून्यांकों का योग यही है अल्फा बीटा जो शून्यांक बता रहे हैं यहाँ पे, तो -3 हुआ, और x बगल से है, और मूलों का गुणनफल कितना है 2 है। इसे और सोल्व कीजिए तो x² माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 3x + 2, यानी इसका यही आंसर आएगा, ठीक है, x² + 3x + 2। ये बात अब समझ में आ गया द्विघात बहुपद को कैसे निकाला जाए, किस तरीके से, जब शून्यांक का योग दिया हुआ रहे और गुणनफल दिया हुआ रहे तो कैसे निकाला जाएगा, ये आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखिए क्या करना है कि x + 1/x² + 2, ये चार वो ये 4 मैथ है, तो आप ये चारों में से आपको बस ये बताना है कि इनमें से कौन जो बहुपद है। देखिए बहुपद एक प्रॉपर्टी और हम नहीं बताए थे, मैं बताता हूँ। बहुपद कोई संख्या अगर है तो बहुपद वो कब कहलाएगा, तो बहुपद वो देखिए कब कहलाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि अगर नीचे में जैसे कि कुछ इस तरीक़ा से कभी भी जो बहुपद का जो वेरिएबल टर्म होगा वो नीचे नहीं आएगा, ठीक है, नीचे नहीं आएगा। अगर नीचे आ गया, अगर बहुपद का वेरिएबल टर्म अगर नीचे आ गया तो बहुपद नहीं होगा। अगर उसका पावर माइनस में आ गया तो बहुपद नहीं होगा। अगर उसका वेरिएबल टर्म रूट में आ जाए, रूट में कैसे, जैसे x² अगर रूट में है तो आसानी से निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा x, लेकिन बस सिंगल x है वो रूट में आ जाए तो भी ये बहुपद फिर नहीं होगा। तो आप समझ लीजिए, जैसे एक हम एग्जांपल देते हैं, बताइएगा कि ये द्विघात बहुपद होगा, ये बहुपद होगा या नहीं होगा। जिसमें कि मान के चलिए कुछ इस तरीक़े से क्वेश्चन है, x + 1/x, ये बहुत बार पूछ चुका है, तो बताइए ये बहुपद होगा या नहीं होगा, बहुपद कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। अगर वो शायद 0 रहता तो कुछ अलग बात है, लेकिन 0 नहीं है, आपको बस इतना ही है। तो बताइए इसमें बहुपद होगा या नहीं होगा, तो बताइए होगा, नहीं होगा, ठीक है, मैं खुद बता दूँ नहीं होगा। तो इसे सोल्व करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम आता है इसमें।
तो देखिए एक्स स्क्वायर होगा प्लस वहाँ पर 1 आएगा, नीचे में कितना आएगा एक्स। तो ऊपर तो सेटलमेंट अपना कर चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, लेकिन नीचे में देखिए बस एक्स आ गया। हमें क्या बोला, कभी भी एक्स जो है माइनस में नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए, और जो आई मीन क्या बोलते हैं उसको, हाँ रूट में नहीं होना चाहिए। ये तीनों प्रॉपर्टी में नहीं होगा तभी वो बहुपद कहलाएगा। तो ये देखिए नीचे आ गया है, एक्स नीचे आ गया ना, तो बहुपद ये नहीं होगा, यानी ये बहुपद नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से आपको ढूंढना है ये चारों में, ठीक है, ये चारों में आपको यही ढूंढना है कि कौन है जो बहुपद कहलाएगा या कौन जो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो देखिए पहला को समझाता है। ये देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर नीचे आ गया है, तो बहुपद होगा तो नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर आ गया कहाँ, नीचे। तो बहुपद जब एक्स स्क्वायर जब आ गया नीचे तो वो क्या मतलब बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ सब हमारे हिसाब से ये पॉसिबल, ये ठीक है, ये बहुपद कहला जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्स है जो बाहर में है, रूट एक्स तो रूट में तो नहीं है ना, यहाँ पे 2 है जो रूट में है, लेकिन एक्स जो बाहर में है। तो जब एक्स बाहर में है तो एक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है रूट से, यानी वो कम्प्लीटली अपना जो होना चाहिए वो जैसा ही है, और एक्स स्क्वायर तो पहले से है ही, ठीक है, यानी ये बहुपद कहलाएगा, ये बहुपद के लिए कैटेगरी में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये वाला है या नहीं, तो देखिए एक्स तो ठीक है, चलिए ठीक है, ये 2 भी ठीक है, लेकिन यहाँ जो एक्स है ना इसे आप रूट में कर दिया गया है। तो जब ये रूट में कर दिया जाएगा तो आएगा थोड़ी, तो ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा। तो चलिए ये भी बहुपद नहीं कहलाया, ये भी नहीं कहलाया, बस ये कहलाया है। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स पे पावर माइनस 1 प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स पावर माइनस 1 प्लस 1। तो एक्स पे पावर माइनस 1 कहने का मतलब है 2/x हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप सोल्व कीजिएगा तो 2/x हो जाएगा, जैसे ये बन जाएगा ऐसा, कुछ ऐसा बन जाएगा। इसे और सोल्व कीजिएगा तो फिर क्यू भी यहाँ पे क्यू भी बन जाएगा एक्स स्क्वायर में, अगर एक्स गुना हो तो फिर क्यू भी हो जाएगा। बस यहाँ पे ये देखिए ना, एक्स तो नीचे आ गया, तो जब एक्स नीचे आ गया तो बहुपद कैसे कहलाया गया, बहुपद तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि बहुपद में कभी भी एक्स का जो वेरिएबल टर्म होता है इधर उधर नहीं होता है, बस ऊपर में ही रहता है वो। तो ये ऐसे हो गया तो नहीं होगा, यानी ये बहुपद भी नहीं कहलाएगा, ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा, ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा। बस बहुपद कौन सा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। यहाँ पे देखिए इसका भी शून्यांक निकालना है, इसे भी शून्यांक ज्ञात करना है, इसे भी शून्यांक ज्ञात करना है, तीनों का शून्यांक ज्ञात करना है। तो पहले इसका ज्ञात कर लेते हैं। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, तो 3x स्क्वायर माइनस 12 बराबर, इसे 0 करना पड़ेगा बराबर। तो देखिए यहाँ पे भी एक मिस्टेक होने वाली बात है, ठीक है, यहाँ पे सब ऐसे ही करते हैं, जैसे कि बस खाली -12 को वो साइड भेज दिया और भेजने के बाद 3 से काट दिया और काटने के बाद चली हो गया, वैसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। आज जब इस तरीके से मैथ आ जाए तो कॉमन करके बनाइएगा। तो यहाँ बस 3 कॉमन कर देंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 चौका 12 बराबर 0। अब यहाँ पर से 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 में तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो चलिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, 4 होगा। अब स्क्वायर हटेगा तो जाएगा रूट में 4। अब यहाँ पर से होगा प्लस माइनस 4 आई मीन 2, यानी लिख सकते हैं 2 और -2, ये हुआ इसका शून्यांक। समझ में आ गया होगा शून्यांक इसका। नेक्स्ट ये है एक्स स्क्वायर -5, इतना का शून्यांक निकालना है, तो इतना बराबर पहले क्या करते हैं 0, अब -5 को निभोते हैं तो 5 हुआ। अब x निकालेंगे तो √5 हुआ। अब ये निकलेगा प्लस माइनस में √5, ठीक है, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये भी हो गया। नेक्स्ट है 2x - 3 का भी शून्यांक ज्ञात करना है। तो पहले तक के लिए मान लीजिए कि px बराबर कितना मान लिए 0। अब px की वैल्यू ये हला है तो लिख देते हैं बराबर 0, 0 तो होगा ना। अब देखिए 2x बराबर इधर कीजिए तो 3 हुआ, और यहाँ पर से x निकालिए तो 3/2 हुआ, ये इसका वो आंसर, ठीक है। तो तीनों का शून्यांक मैं ज्ञात कर चुका हूँ, और अभी इसका एक वीडियो और बन पाएगा, ठीक है। ये एक वीडियो में संपन्न नहीं हो पाएगा बहुपद का, ठीक है, एक वीडियो हम और बनाएंगे उसमें। अभी मैं इसमें त्रिघात बहुपद के बारे में नहीं बताया हूँ, ठीक है। त्रिघात 2-2 करके गुणनफल, 2-2 करके योगफल, ये सब होता है, यानी इस वीडियो में पूरा नहीं हो पाया, पूरा कंट्रोल नहीं हो पाया, तो अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि इसका त्रिघात बहुपद का जो भी था मैथ, वो मैं इसमें सॉल्व नहीं कर पाया हूँ, ना ही उसका मैं क्लियर रूप से नियम बता पाया हूँ। तो इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, ठीक है, बहुपद का नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में मैं इसका पूरा बता दूंगा।
तो थैंक यू। और अभी अगर आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ओपन कर लीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।